बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका हमारा आज सबक नंबर 7 है, जिसका अनवान है मेरा गाँव। ये एक नावल है। नावल एक उर्दू सिन्फ है जो नसर में लिखी गई तहरीर की शक्ल में एक तवील यानी कि लंबी कहानी को बयान करती है। इसमें किरदार, प्लाट, माहौल और थीम शामिल होते हैं। आमतौर पर नावल जो है ये ख्याली भी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात हकीकी वाक़यात पर मबनी भी होती है। नावल मेरा गाँव, इसको लिखा है ग़ुलामुस सकलैन नकवी ने। इनकी सबसे ज़्यादा जो इनको शोहरत मिली ग़ुलामुस सकलैन नकवी को, वो नावल मेरा गाँव की वजह से मिली। इनका नावल मेरा गाँव एक मिसाली तख्लीक है जो सिर्फ़ एक गाँव की कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की जीती जागती तस्वीर है। ग़ुलामुस सकलैन नकवी ने इस नावल के ज़रिए न सिर्फ़ गाँव के माहौल की खूबसूरत मंजरकशी की, बल्कि इंसानी रिश्तों और बदलते हुए वक्त के असरात को भी बड़े हसास अंदाज में बयान किया। इसी वजह से ये इनका बहुत मशहूर नावल है। इनकी वजह शोहरत मेरा गाँव नावल है। आज हम इसके अल्फाज मानी, इसकी पढ़ाई, इसका ख़ुलासा और मरकज़ी ख़्याल, ये सब चीज़ें मुकम्मल इस वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे कुछ ख़ास लफ्ज़ हैं, इनके मानी हम देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है पेच, यानी कि घुमा फिरा कर कहना, बात करना या फ़रेब की बात करना। पर्वतों मतलब पहाड़ों। पगडंडी कहते हैं खेतों के बीच तंग सा रास्ता, खेतों के दरमियान जब लोग गुज़रते हैं एक जगह से बार बार, तो एक रास्ता बन जाता है, उसे पगडंडी कहते हैं। ललचाना यानी कि ख्वाहिश पैदा होना। खरास, आटा पीसने की चक्की या कोहलू। आटा पीसने कोहलू जो होता है उससे तेल निकाला जाता है, लेकिन इसका जो पीसने का प्रोसेस होता था खरास का, ये पत्थर की पहले वक्तों की चक्की हुआ करती थी, जिसके नीचे भी एक बड़ा पत्थर और ऊपर भी। ऊपर का पत्थर जो था वो घूमता था, उसको घुमाने के लिए बैल इस्तेमाल किए जाते थे। बैलों को उसके अंदर जोता जाता था, वो ऐसे इसको घुमाते थे और आटा पिस जाता था, गंदम पिसती थी। सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। सनोलाहट यानी कि सांवला रंग, गदला रंग उसको कहते हैं। कुदकारे लगाना यानी कि छलांगे लगाना। ये हमारे मुश्किल लफ्ज़ थे जो बाकी सबक के अंदर आएंगे, वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है, लेकिन पढ़ने से पहले 2 पॉइंट हैं, 2 छोटे छोटे सवाल हैं जो पढ़ने से पहले उनको सॉल्व करने का कहा गया है कि नावल किस किस्म की कहानी को कहते हैं। पहला सवाल है, नावल किस ज़ुबान व अदब के ज़ेरे असर उर्दू में आया? तो इसका जवाब है, नावल ऐसी तवील कहानी को कहते हैं, यानी कि लंबी कहानी को कहते हैं, जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा के मामलात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि पढ़ने वाले को दिलचस्प लगे, पढ़ने वाले की दिलचस्पी पैदा हो। इसमें प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी और मकालमे जैसे अनासर शामिल होते हैं, और हकीकत निगारी और सदाकत बयानी इसका खासा होता है। आगे हमने देखना है कि नावल किस ज़ुबान व अदब के ज़ेरे असर उर्दू में आया। नावल मग़रबी असर के साथ उर्दू में आया। नावल से पहले उर्दू में दास्तान और किस्से कहानियाँ मौजूद थी। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी को उर्दू के पहले नावल निगार के तौर पर याद किया जाता है। उनका नावल मिरातुल अरूस जो 1869 में शाया हुआ,
उर्दू नावल का पहला नमूना समझा जाता है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। मैं चौथी जमात में पढ़ता था जब हमारे गांव में आटा पीसने की मशीन लगी थी। ये एक ऐसा वाक़या है जो अब तक मेरे जहन में मौजूद है जैसे ये कल की बात हो। यूं भी ज़िंदगी की सीधी लकीर पर कोई नन्हा सा मोड़ आ जाए तो यूं लगता है जैसे सफ़र की एक नई मंजिल का आगाज़ हो रहा है, और मैं जो ज़िंदगी के सफ़र का एक मामूली सा राही हूँ और जिसने ज़िंदगी के बहुत कम एज पेज, जैसे कि हमने मुश्किल अल्फाज में भी पढ़ा है कि फ़रेब की बात या चकमा देकर घुमा फिरा कर एज पेज देखे हों कि इतना वाकिफ़ ना हो इस तरह की बातों से कि ये बात फ़रेब की है या सीधी है, उसको कहते हैं। इस मोड़ पर कुछ देर के लिए ज़रूर ठटका होगा कि रुका होगा, और इसके बाद सीधी और साफ पगडंडी का रुख ज़रा सा बदल गया था। जैसे पगडंडी भी का भी मीनिंग हमने पढ़ा कि खेतों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता जो होता है उसको पगडंडी कहते हैं। अब तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल कायम है, लेकिन मेरे बचपन में जब अभी पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, मैं अपने गांव से 3 मील दूर गुलबहार में पढ़ने को जाया करता था। पहले वक्तों में इसी तरह से हर गांव में स्कूल नहीं होता था। कोई 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक फासला तय करके स्कूल में बच्चे जाया करते थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था और मेरे उस्ताद मुझ पर मेहरबान थे, इसलिए बचपन के उस ज़माने की यादें अब भी ताज़ा हैं। यादें कड़वी हों या मीठी, ताजगी उन्हीं में होती है जो ना जाने क्या 8वीं जमात पास शख्स के पास मुनासिब लफ्ज़ भी कम होते हैं, और लोग जब मुझे मुंशी अब्दुल रहमान के नाम से पुकारते हैं तो मुझे अपनी कम इल्मी पर शर्म भी आती है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ उसे लफ्ज़ों का लिबास पहनाना भी ज़रूरी है। मेरा मतलब है कि अगर मुझे तस्वीर खींचनी आती तो कड़वी यादों को मैं ज़मीन के उस टुकड़े से ज़ाहिर करता जो हरे भरे खेतों से अलग थलग नज़र आता है, और बल खाती हुई पगडंडी जब उस टुकड़े में उगी झाड़ियों से गुज़रती है तो यूँ लगता है जैसे उस मायूस व नामुराद और बंजर टुकड़े ने मेरी यादों को कड़वा बना दिया हो। या उन्हीं खेतों के दरमियान संगतरों और माल्टों का वो बागीचा भी था जिसकी खुशबू, जिसका रंग अब तक मेरे जायके में मिठास घोलता रहता है, और उससे दूर शमाल की तरफ नीले पहाड़ों की दीवारें हैं। सर्दियों की बेदाग धूप में नीले पर्वतों के नीले पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ चमकती है तो बचपन की सारी यादें अब भी नीले आंचलों की तरह लहराने लगती हैं। पर बात तो स्कूल और चक्की की हो रही थी। उस दिन स्कूल से वापसी पर मैं नीले पर्वतों की तरफ मुंह किए बैठा था और स्कूल का काम कर रहा था। घर पहुंचकर काम करने का वक्त नहीं मिला करता था। यूं भी बागीचे में बड़ा सुकून मिलता। चिड़ियाँ चहचहाती और तितलियाँ उड़ी फिरती। कई बार ऐसा होता कि कोई रंग बिरंगी चिड़िया मेरे सर के ऊपर की शाख पर बैठकर मुझसे हम कलाम हो जाती, और वो इसका जो नाम है वो है अब्दुल रहमान। तो इसका जो उर्फ है, उल्टा नाम है, वो है माने ओ माने। क्या बात है सुनी, माने ओ माने, कुछ भी कहो नहीं तो मुझे काम करने दो। माने ओ माने, ये तूने या ये तुमने माने ओ माने की क्या रट लगा रखी है, मैं ऊंची आवाज़ में कहता और चिड़िया फुर से उड़ जाती, और चंद लम्हों बाद एक तितली उड़ती हुई आती और मेरे सामने सब्ज़ घास के एक तिनके पर बैठकर पर फड़फड़ाने लगती। तितली कुछ ना बोलती, मुमकिन है वो भी मुझसे हम कलाम होती हो,
पर मैं उसकी आवाज़ न सुन सकता। मेरा ख्याल है उसके परों की रंग बिरंगी फड़फड़ाहट में कोई आवाज़ ज़रूर थी। और अब जब मैं कलम हाथ से रखकर उसके मुतल्लिक सोच रहा था तो मुझे रंग उड़ते हुए नज़र आए और आवाज़ का जादू मेरे दिल में नग़मे जगाने लगा। यकायक अचानक गांव की तरफ से ढोल पिटने की आवाज़ आई कि ढोल बजने की आवाज़ें वो आना शुरू हो गई। और क्या हुआ, मेरे कान खड़े हो गए, यानी कि वो आवाज़ें मेरे कान में आई तो मैं भी देखने लगा, सोचने लगा कि ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं या क्या हुआ है कि ढोल बज रहा है। ढोल की आवाज़ दूर से बहुत सुहानी मालूम होती है, ख्वामख्वा कि खुद ब खुद ही ताल पर नाचने को जी चाहता है। जो उसकी थाप होती है, उसके बजने की जो आवाज़ होती है, उस पर नाचने को जी चाहता है। जभी तो अब जबकि मेरी कनपटियों में सफ़ेद बाल आ चुके हैं कि अब वो इस बात का इजहार कर रहा है कि जब मैं छोटा था, अपने स्कूल का काम करता था तो क्या था, खुद ब खुद नाचने को मेरा दिल करता था। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं और मेरी उम्र के लोग मेलों ठेलों में शरीक होने से हिचकिचाते हैं कि इस एज में लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ज़्यादातर, कि मेलों ठेलों में लोग नहीं जाते क्योंकि उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला होता है। ढोल की आवाज़ पर मेरे पाँव खुद ब खुद हरकत में आ जाते और जब मेरे पाँव मेरे जिस्म से बिल्कुल अलग थलग हो जाते तो मुझे अपने आप को ये कहकर रोकना पड़ता है, मुंशी अब्दुर्रहमान, अब तेरे दिन भंगड़ यानी कि भंगड़ा नाचने के, भंगड़ा डालने के नहीं। अब तो मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया। यही नावल की खसूसियात होती है कि एक मुख्तलिफ़ किस्म की तहमीद बांधी गई है कि एक मुसन्नफ़ है जिसने ये नावल लिखा है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, पहले उसका ये आंखों देखा हाल है या उसकी आप बीती है। नावल क्योंकि फ़र्ज़ी भी हो सकता है, हकीकी भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि वो छोटा था और काम करता था स्कूल में बैठकर, उसका नाचने को दिल करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है। यानी कि बात को मैं कहाँ से कहाँ ले गया। ढोल की आवाज़ सुनते ही मैंने खद्दर के बस्ते में किताबें लपेटी और ताल पर नाचता हुआ तेज़ तेज़ गांव की तरफ दौड़ा। यूँ लग रहा था जैसे मैं भी नाच रहा था और गंदम के सरसब्ज खेतों के दरमियान पगडंडी भी मेरे साथ साथ सौ बल खाती हुई नाच रही थी। यानी कि उसे हर चीज़ अब नाचती हुई दिखाई दे रही है। गांव के मशरकी कोने पर लोगों का ठठ का ठठ, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग, जितने भी गांव में मौजूद लोग थे वो सारे इस मेले में पहुंच गए थे जहां पर ढोल बज रहा था, लगा हुआ था। सारा गांव यहां मौजूद था, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, लड़कियां और औरतें भी। जब मैं भीड़ में दाखिल हुआ तो सबसे पहले सुल्ली, मसलन के ये भी एक सुलेमान का, मोहम्मद सुलेमान इसका सही नाम है। तो जैसे अक्सर गांव में नाम जो हैं वो अजीब तरह के होते हैं, हर बंदे का तकरीबन उल्ट नाम होता है। यानी कि सुलेमान की बजाय सुल्ली, पहले सुल्ली से मुलाकात हुई, हम उसे सुल्ली ही कहते थे। हालांकि स्कूल के रजिस्टर में जब उसकी हाज़िरी बोली जाती तो उसे मोहम्मद सुलेमान के नाम से पुकारा जाता। आज वो स्कूल से गैर हाज़िर था। मास्टर जी ने मुझे कहा था कि उसकी गैर हाज़िरी की ख़बर उसके बाप को ज़रूर दे दूं। सुल्ली ने नए कपड़े पहने हुए थे और हजूम में अकड़ अकड़ कर चल रहा था। मैंने उससे कहा, छोटे सफ़ेद पोश के वाइट कपड़ों वाले छोटे, कल सुबह में तेरी पटाई होगी। जैसे अक्सर बच्चे आपस में एक दूसरे की शिकायतें करते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है इस तरह की शिकायतों में। मैं चौधरी साहब को तेरी गैर हाज़िरी की ख़बर अभी दूंगा। ज़रूर ज़रूर, उसने नाक स्केड़ कर कहा। उसने कहा कि ज़रूर दो, आज नहीं कुछ होने वाला, आज तो खुशी का दिन है, सब नाच रहे हैं, तो तुम शिकायत लगा भी दो तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। माने आज तो ज़रूर शिकायत लगा कर देख, तुझे भी पता है आज हमारी चक्की पहली बार चलेगी। ये
वो उस खरास के ज़माने से निकलकर चक्की का आगाज़ हुआ है कि थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ों की तरफ लोग आए हैं। तो चक्की लगने की खुशी में ये सारा जश्न मनाया जा रहा है। आज अब्बा मुझे कुछ नहीं कहेगा, सुल्ली मेरा हम उम्र है, कोई 1 साल ही तो छोटा होगा, मगर हम दोनों स्कूल में इकट्ठे दाखिल हुए थे और दाखिले के वक्त हमारी उम्रें 8-9 साल से क्या कम होंगी। सुल्ली तो खैर गांव के नंबरदार और सफ़ेद पोश चौधरी शरफुद्दीन का बेटा था, इसलिए गुलबहार में स्कूल खुला तो चौधरी उसे वहाँ दाखिल करवा आया था। मेरे दाखिल होने का सवाल ही पैदा ना होता था, लेकिन चौधरी को ख्याल आया कि सुल्ली का कोई साथ भी तो होना चाहिए कि बच्चा अकेला है, उसका कोई दोस्त हो, साथ आने जाने वाला हो तो क्या होगा, दोनों का दिल लगा रहेगा। उसकी नज़रें इंतखाब मुझ पर पड़ी। मैं उन दिनों गांव के मौलवी जी के पास कुरान शरीफ पढ़ा करता था। मौलवी जी के नज़दीक मैं पढ़ने में अच्छा था। मेरे माँ बाप से उन्होंने भी सिफारिश की और चौधरी भी हमारे घर आया। मेरे बाप ने बतेरा यानी कि बहुत ज़्यादा बथेरा इनकार किया, पर वो ना माना। मेरे बाप ने कहा, चौधरी माना मेरा पलोंठी का बेटा है। पलोंठी का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पहला बेटा, कि सबसे बड़ा है, पलोंठी का बेटा है। अब वो मेरा हाथ बटाने लग गया है कि मेरे साथ वो काम वगैरह करवाता है, बैल हाँक लेता है, चारा काट लेता है, क्यारा मोड़ लेता है। पढ़ने लिखने में लग गया तो मेरे काम का नहीं रहेगा, बस दीन इस्लाम की कुछ खबर लग जाए उसे तो काफ़ी है। क्यों मौलवी जी? बात तो तुम्हारी ठीक है चौधरी मौजदीन, पर बड़े चौधरी को नाराज़ करना भी अच्छा नहीं। मौजदीना, इतना तो ख्याल कर, मैं तेरे पास चल कर आया हूँ, चौधरी ने कहा। तेरा आना मेरे सर माथे पर चौधरी, पर माने ने पढ़ लिख कर कौन सा पटवारी बन जाना है। मेरा तेरा खुदा जामन है, माना पड़ गया तो मैं उसे पटवारी ज़रूर बनवा दूंगा। आखिर मैं सफ़ेद पोश हूँ, तहसील कचहरी में मेरे जानने वाले बहुत से हैं। मेरी इतनी सी बात भी ना मानी जाएगी भला? नहीं चौधरी, मेरे बाप ने कहा, कोई और काम बता। मैं ना करूं तो बिला शक दोष देना, कि दोष का मतलब होता है गुनाह, कि बिला शक दोष देना कि मैं ज़रूर करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ना करूं। मौजदीन। सफ़ेद पोश का बदला हुआ लहजा सुनकर मेरा बाप कुछ घबरा सा गया। कहो चौधरी, नाले के किनारे वाले 3 खेतों का ठेका मसलन रेंट को कहते हैं, इस साल मुझे पूरा वसूल नहीं हुआ। हाँ चौधरी, नहीं हुआ। नाले में इतना पानी नहीं आया था, इस साल झलार सारा साल बेकार रही। मैंने इस साल का बाकी ठेका तुम्हें माफ़ किया, पर अगले साल को जो मैं ज़मीन किसी और को दे दूँ तो तुझे इनकार तो नहीं होगा मौजदीन? ज़मीन तेरी है चौधरी, मैं कौन हूँ इनकार करने वाला? मेरे बाप ने खोए खोए लहजे में कहा। चौधरी जी, मौलवी साहब बोले, कल माना स्कूल पहुँच जाएगा। क्यों चौधरी मौजदीन? मौलवी, ये मतलब है इसका मौलवी। मौलजी जी यानी कि थोड़ा सा पंजाबी में मौलवी को मौलवी जी। बड़े चौधरी की बात को मैं कौन हूँ टालने वाला? माने को मदरसे भेजने में इसने उसका कुछ भला ज़रूर सोचा होगा, मेरे बाप ने हारे हुए लहजे में कहा। यानी कि अब वो मान गया है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। दूसरे दिन मैं सुल्ली के साथ स्कूल पहुंच गया और अब 4 साल से मेरा और सुल्ली का साथ था, पर इन 4 सालों में मैं और सुल्ली दोस्त न बन सके थे। मैं पढ़ाई में उससे ज़्यादा होशियार था, पर सुल्ली मुझे अपने बराबर ना समझता था। हम एक ही बिरादरी के लोग थे। ये और बात कि सुल्ली के बाप के पास हमसे कहीं ज़्यादा ज़मीन थी। हमारी ज़मीन तकसीम होते होते 1-2 खेतों में बट गई थी,
पहला साल तो हम दोनों इकट्ठे मदरसे जाते और इकट्ठे वापस आते रहे। अगले साल हमारे गांव के कुछ और लड़के भी स्कूल में दाखिल हो गए थे। सुल्ली ने मेरे साथ दोस्ती तोड़ ली और उन लड़कों की टोली का सरदार बन गया। फिर भी स्कूल से जो काम मिलता वो सुल्ली मुझसे ज़बरदस्ती करवाता रहा। जिस तरह हमारे मुआशरे में जुल्म ज़बरदस्ती चीज़ें होती हैं, ये उसकी तस्वीर एक बनती जा रही है। एक बार मुंशी जी ने हम दोनों की एक जैसी लिखाई देखकर हमें पीटा तो मैंने सुल्ली का काम छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का शौक़ था तो सुल्ली को खेल कूद का। स्कूल से वापसी के बाद वो सारा वक्त खेल कूद में गुजार देता। मैं बागीचे में बैठकर मदरसे का काम पूरा कर लेता और तब गांव पहुंचने की बजाय सीधा अपने कुएं पर पहुंचता कि अपने खेतों में चला जाता और काम काज में बाप का हाथ बटाता। सुल्ली इस बात से बहुत चिढ़ता था कि अब सुल्ली को इस बात पे गुस्सा आता था कि ये स्कूल का काम भी मुकम्मल कर लेता है और घर के कामों में भी घर वालों का हाथ बटाता है और उसे सिर्फ़ और सिर्फ खेलने का शौक़ था। गांव में कभी कभार हंगामा होता है। चक्की का पहली बार चलना सारे गांव वालों के लिए एक मेले से कम नहीं था। मैं मेले में खो गया तो मुझे बिल्कुल याद ही ना रही कि कुएं पर जाकर मवेशियों के लिए चारा काटना है और दूध का गड़वा लेकर शाम को घर पहुंचना है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी यादें दिमाग में कितनी पायदारी से नक्श हो जाती हैं। मैं मेले में घूम फिर रहा था और भांत भांत की बातें, यानी कि इधर की बात सुनी उधर की बात सुनी, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो ये तरह तरह की बातें सुनकर बड़ा खुश हो रहा था। चौधरी शरफुद्दीन लट्ठे का सफ़ेद तहमद, यानी कि ये पहले वक्तों में लोग शलवार नहीं पहनते थे, तहमद बांधते थे, जिसको धोती भी कहते हैं, लाचा भी कहते हैं, और लट्ठे का सफ़ेद कुर्ता पहने उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था जिसके अंदर इंजन लगा था। उसकी कफ लगी पगड़ी का तुर्रा, यानी कि सर पे उसने पगड़ी बांधी हुई थी और उसके नीचे जो एक कपड़ा ज़रा लहरता है, नीचे तक आता है, हवा में लहरा रहा था। लट्ठे का सफ़ेद कुर्ता पहने ये वाली चौधरी उस दिन बड़ा बारोब लग रहा था। यूं भी सारे गांव में वही एक शख्स था जो हमेशा साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहनता, कि वो पहले भी साफ़ सुथरा रहता था लेकिन आज वो ज़्यादा ही कुछ मुअज़्ज़ज़ लग रहा था। उन दिनों मेरा ख्याल था कि उसे उन्हीं कपड़ों की वजह से सफ़ेदपोश कहा जाता है। इस हजूम की दूसरी बड़ी शख्सियत वो मिस्त्री था जिसने चक्की का इंजन चलाना था। ये मिस्त्री शहर से आया था और बोस्की की कमीज़ और फांटों वाला पजामा पहने हुए था। उसकी नन्ही नन्ही मूँछें बड़ी सफाई से तरशी हुई थी, बनी हुई थी। उसके पाँव में जरी के चप्पल थे और उसकी वास्कट पर भी जरी का काम हुआ था। सुनहरी धूप में वास्कट के फूल झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। ना जाने क्यों बाबा नत्थू इस भीड़ में मुझे सबसे अलग नज़र आया। बाबा नत्थू गांव के मगरबी कोने में एक कच्चे मकान में रहता था, जिसके आंगन में कि उसके सहन में उसका खरास था कि अब ये चक्की जो है ये गांव में फ़र्स्ट टाइम चौधरी ने लगवाई है। तो पहले जितने लोग थे वो खरास से आटा पिसवाते थे और ये खरास जो था ये बाबा नत्थू के सहन में लगा हुआ था। इस आंगन के एक कोने में बकाइन एक दरख्त का नाम है, नीम जैसा दरख्त होता है। बकाइन का एक दरख्त था जिसकी छतनार का साया मुझे बड़ा भला लगता था। बाबा नत्थू खरास का मालिक था। लोग अपनी अपनी जोग का मतलब होता है बैलों की जोड़ी लेकर आते और खरास से दाने पिसवा कर ले जाते। बाबा नत्थू को पहाड़ा मिल जाता, यानी कि
मसलन एक मन गंदम अगर कोई पिसवाता है तो 3 से 4 किलो गंदम जो है वो उसको दी जाती है, जो उसको पीसता है, जिसका खरास होता था उसको मिलती थी। इसका मतलब है जैसे हम आजकल मंथली रेंट या सालाना रेंट होता है ये देते हैं, ठेका जो होता है वो सालाना रेंट होता है और जो मकानों वगैरह का रेंट होता है ये मंथली होता है। तो ये जितनी गंदम हो, मसलन 10 केजी 10 किलो है, 20 किलो है या 1 मन है, उसके हिसाब से ये तय किया हुआ होता है। तो अगर आपने 1 मन गंदम पीसी है तो फ़र्ज़ करें 1 मन गंदम पीसी है तो 4 किलो भाड़ा जो है, पहाड़ा जो है वो मिल जाएगा बाबा नत्थू को। सर्दियों में धूप में और गर्मियों में चितनार के साए तले उसकी झलंगी सी घाट बिछी होती, उसकी झलंगा सी घाट बिछी होती और पास ही उसकी पोती शीमा खेल रही होती। शीमा मुझसे यही कोई 2-1 साल छोटी होगी, पर वो मेरे साथ खेलकर बहुत खुश होती थी। जब इतवार को या कोई और छुट्टी होती तो मैं उसके यहाँ रीठे खेलने के लिए चला जाता। अब मैं एक अरसे से शीमा के यहाँ खेलने को नहीं गया था, हालांकि शीमा की पाली हुई बछिया से मुझे बहुत प्यार था, पर बात तो बाबा नत्थू की हो रही थी। मैं नत्थू से शीमा और शीमा से हमीदा तक पहुँच गया और बछिया इन दोनों के बीच में कलोल करने लगी। याद के एक नुक्ते से कितनी पगडंडियाँ फूटती हैं। कलम उठाने से पहले मुझे इसका पता नहीं था कि मैं किन किन भूल भलियों में खो जाऊंगा। जिस तरह हम एक बात करते हैं तो उससे एक और बात सामने आ जाती है, इस तरह से बात निकलती चल जाती है। मैं बाबा नत्थू के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। शैतान का कारखाना, जिस तरह से कारखाना होता है तो पंजाबी में लोग इसको आम जुबान में कारखाना बोल देते हैं। बाबा नत्थू बोला। मैंने समझा बाबा नत्थू ने मुझे कुछ कहा है। मैंने बड़े भोलपन से कहा, बाबा मैं तो माना हूँ। शैतान का कारखाना, बाबा शैतान यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने ज़रा चहक कर कहा, यही है माने, यही है। कहाँ है? मैंने चिढ़कर कहा। इस कमरे के अंदर न जाने चौधरी को क्या सूझी कि शैतान का चरखा इस गांव में ले आया। अब ये बाबा जी जो है ये पुराने माइंड के हैं, तो एक नई तब्दीली आई है तो इनके लिए इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लोग मेला देखने आए हैं। मेला अभी शैतानी चरखा चलेगा घड़र घड़र और फिर देखना क्या होगा। गांव से सारी बरकत उठ जाएगी। कभी शैतान भी इंसान का दोस्त बनता है। पर बाबा ये तो आटा पीसने की चक्की है। गुलबहार में तो जहाँ वो स्कूल जाते थे कई सालों से ये चक्की चल रही है, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दाना बनते हुए यानी कि बड़ा बनते हुए कहा, लड़के मैं भी जानता हूँ, पर इसके चलाने को ना बैल जुतते हैं ना गधे घोड़े, फिर शैतान के सिवा कौन है जो इसे चलाता है? मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा तो बाबा ने कहा, बोल माने, कौन चलाता है चक्की के पाटों को? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो मिस्त्री और कौन? मिस्त्री इंसान है या जिन? इंसान। मेरे खरास के पाट तो इस वक्त घूमते हैं जब बैल मिलकर जोर लगाते हैं। इस चक्की के पाट तो इनसे कहीं बड़े हैं माने। मुझे तो नजर नहीं आ रहे। जब वो छकड़े पर लेकर आए थे तो मैंने देखे थे। अब बता, शैतान के सिवा कौन है जो इन्हें चक्कर देगा? सफ़ेद पोश अच्छा भला आदमी था। ना जाने उसे क्या सूझा कि गांव में शैतानी चरखा ले आया। इसी असना में कि ये बातें हो ही रही थी तो क्या हुआ, शीमा भी आ गई। उसने पूछा, माने तुम अब हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? पढ़ाई लिखाई से वक्त ही नहीं मिलता और अब मैं बड़ा भी तो हो गया हूँ। कितने बड़े हो गए हो? बाबा नत्थू ने मुस्कुराकर पूछा। 1-2 महीनों में चौथी पास कर लूँगा तो 13 साल का हो जाऊँगा। फिर क्या होगा? मैं और पढ़ूँगा और फिर पटवारी लग जाऊँगा। तो अब तुम रीठे खेलने कभी नहीं आओगे माने? शीमा ने पूछा। नहीं, गोरी को देखने नहीं आओगे? कौन गोरी?
भूल गए वही बछिया जो हमने पिछले साल ली थी। वो बछिया, तो तुमने उसका नाम गोरी रख दिया है। गोरी को देखने के लिए मेरा जी ललचा गया, कि उसका दिल कर गया कि बछिया को देखने जाए। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे ढोर डंगरों से यानी कि जानवरों से, भैंसों गायों से अब भी प्यार है। और उस वक्त भी वो बछिया क्या थी? पारा थी, पारा। सारे आंगन में उद्गारे लगाती, भागती दौड़ती फिरती, सुर्ख रंग बेदाग शरीरा बदन। 2-4 साल बाद वो गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत गाय बन जाएगी। तब मैंने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान में कहा, मैं गोरी को देखने आऊँगा शीमा पर छुट्टी के दिन। और तब मेरी तवज्जो गांव की तरफ से आने वाली औरतों पर लग गई। उनके सरों पर गठड़ियाँ थी, कि उन्होंने गठड़ियाँ दाने वगैरह बांध के रखे हुए थे। सबसे आगे चौधराहन थी, जो चौधरी की बीवी चौधराइन थी, और उसके सर पर गठड़ी नहीं थी। जाहिर बात है, वो चौधरी की बीवी थी तो गठड़ी तो नहीं ना उठाएगी। उसके पीछे हमीदा थी, जो गठड़ी उठाकर ठुमक ठुमक चल रही थी। अपने साफ सुथरे कपड़ों की वजह से वो बाकी औरतों से अलग थलग मालूम हो रही थी। जब वो चक्की पर पहुंची तो सफ़ेद पोश ने कहा, मिस्त्री तुम इंजन को गर्म करो। मौलवी जी बिस्मिल्लाह कीजिए और अपने हाथ से दाने छानने में डालिए। चौधरी ने कहा। मौलवी जी ने कुछ आयतों की तिलावत करते हुए हमीदा की गठड़ी अपने हाथ में ले ली और लकड़ी की 2 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तख्तों पर पहुँचे और मिस्त्री की मदद से दाने छानने में उंडेल दिए। जो चक्की के ऊपर वो एक बना होता है छज सा, उसके अंदर दाने डाले जाते हैं, छानना भी उसको कहते हैं। दाने डालते हुए मौलवी जी कांप रहे थे और सफ़ेद पोश मुस्कुरा रहा था। जब नीचे से आटे की धार पहिए में गिरने लगी तो चौधरी ने हाथ बढ़ाकर आटा अपने हाथ में लिया और बेइख्तियार होकर कहा, कितना बारीक पिस रहा है, मैदा है मैदा सुल्ली की माँ। जी, चौधराइन ने कहा कि आटे को ज़रा मुट्ठी में लेकर देखो। तो चौधराइन ने आटा मुट्ठी में लिया। जो चौधरी की बीवी है चौधराइन, उसने आटा क्या है मुट्ठी में लिया और उंगलियों से हाथ पे उसने ऐसे उसको मला, जैसे हम चेक करते हैं किसी चीज़ को, मल कर देखा। उसने चहक कर कहा कि बड़ा बारीक आटा पिस रहा है, क्योंकि पहले जो खराश हुआ करते थे तो उसमें इतना आटा बारीक नहीं होता था, लेकिन वो आटा जो हुआ करता था वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें फाइबर होता था। जब हम कोई भी चीज़ बहुत बारीक करते हैं तो फाइबर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तब हमीदा की बारी आई। आटा उसकी मुट्ठी में आया तो उसके चेहरे की सुनलाहट मुस्कुरा उठी। हमीदा के बाद सुल्ली आगे बढ़ा। मिस्त्री एक गठड़ी के बाद दूसरी छानने में उंडेलता रहा। यानी कि यहाँ तक इसकी रीडिंग थी, यानी कि आगे नावल का नाम लिखा है मेरा गांव। अब हम इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल करते हैं। नावल मेरा गांव का खुलासा। मेरा गांव जो नावल है ग़ुलामुस सकलैन नकवी का मशहूर नावल है, जो सन 1982 में शाया हुआ। हमारे निसाब में शामिल सबक भी इसी नावल से लिया गया है। इस नावल में मरकज़ी किरदार अब्दुर्रहमान उर्फ़ माना और रेशमा, यानी कि यहाँ पे ये शीमा है, रेशमा नहीं, शीमा की सादा मगर दर्द भरी मोहब्बत की कहानी बयान की गई है। कहानी चक मुराद नामी एक छोटे देहात के गिर्द घूमती है, जहाँ किसान की मेहनत, गरीबी, रस्म रवाज, वफादारियाँ, छोटे छोटे दुख सुख और ज़िम्मेदार
जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जो ज़िम्मेदारों का रवैया अहम मौज़ूआत हैं। ये नावल दही ज़िंदगी के जो देहात की ज़िंदगी है उसकी असल तस्वीर पेश करता है और गाँव के लोगों की सादगी, रिश्तों की मजबूती और समाजी नाहमवारी को उजागर करता है। जिस तरह हमने इसकी पढ़ाई जब रीडिंग हमने की तब भी हमने पढ़ा कि कुछ लोगों को दबाया जाता है, हालांकि उनकी बरादरी सेम होती है लेकिन लोग उन्हें नीचा समझते हैं। कुछ लोगों को बड़ा समझा जाता है अगर उनके पास ज़मीन ज़्यादा है या वसाइल ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। समाजी नाहमवारियों को उजागर करता है। तहसीबी ज़वाल और मुआशरती मसाइल भी इसका अहम हिस्सा हैं। नावल के नुमायां किरदारों में माना, शीमा, असलम चौधरी, रहमत अली और आयशा शामिल हैं। ये कहानी देहात की मोहब्बत, मजबूरियों और तहसीबी गिरावट का अक्स पेश करती है। मुसन्नफ़ एक शहरी माहौल से वापस अपने गांव आता है और बचपन की यादों में खो जाता है। वो गांव की गलियों, दरख्तों, खेतों, मेलों, रिश्तों और लोगों के अखलाक को याद करता है, बल्कि उसमें मौजूद रिश्तों, रवायात, इक़दार और लोगों की मासूमियत को भी उजागर करता है। वो महसूस करता है कि वक्त के साथ साथ गांव भी बदल गया है, क्योंकि एक तब्दीली जो चक्की और खरास की तब्दीली है उसका जिक्र तो हमने भी पढ़ा है। लोगों के रवैये और माहौल सब कुछ रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। पीपल का दरख्त, मस्जिद की आसान, माँ की मोहब्बत और मट्टी की खुशबू, जो कि मट्टी की खुशबू ऐसी चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलती। नावल में तालीम, गुर्बत, तबकाती फ़र्क और पुरानी रवायतों जैसे मसाइल का जिक्र भी मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों को, कि जहाँ हम पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, कभी ना भूलें। सादगी में भी खूबसूरती है और असल दौलत खलूस और मोहब्बत है। जिस तरह से हमने सबक में पढ़ा है कि लोग जो हैं वो तबकाती तफरीक को बड़ी तरजीह देते हैं। जिन लोगों के पास दौलत ज़्यादा होती है उनका नाम भी ज़्यादा होता है, उनका हुक्म चलता है। जो लोग सही होते हैं, अच्छे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उनको लोग दबाते हैं, उनसे अच्छा सलूक नहीं करते। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। ये ना सिर्फ देहातों बल्कि हर लेवल पे ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल करते हैं। नावल मेरा गाँव में फैसलाबाद के एक छोटे गांव चक मुराद की दही ज़िंदगी, किसानों की मुश्किलात, उनके जज्बात, ज़मींदारों का रवैया और तहसीबी ज़वाल को मौजू बनाया गया है। मुसन्नफ़ ने गांव को इस्तारा बनाकर देहात की ज़िंदगी और पाकिस्तानी मुआशरे की सच्चाई को उजागर किया है। इस नावल के ज़रिए मिटती हुई तहसीब को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की गई है। माना अब्दुर्रहमान, यानी कि अब्दुर्रहमान असल नाम है और जो उर्फ़ है वो है माना। कहानी का मरकज़ी किरदार है जो एक सादा और मेहनती नौजवान है और शीमा से मोहब्बत करता है, मगर समाजी रुकावटें उनके रास्ते में हाइल हो जाती हैं। असलम चौधरी जो एक बाअसर और ख़ुद गर्ज़ ज़िम्मेदार है, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि ना सिर्फ ज़िम्मेदार बल्कि हर स्टेज पर जो लोग बाअसर होते हैं वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको इस सबक की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।